अरे हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सफलता कोचिंग सेंटर पर। तो आज हम आपका टॉपिक उठाए हैं कौन सा वह टॉपिक देखिए। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका हो गया जैव प्रक्रम। जी हाँ, जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस के बारे में आज आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, क्या करने वाले हैं? लाइफ प्रोसेस का डिस्कस करेंगे। आपको अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है 10 कक्षा का, तो आप उस चैप्टर 6 में आप उस देखिएगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है या स्टूडेंट फ्रेंड्स है, या तो मान लेते हैं आलोक के है, स्टूडेंट फ्रेंड्स हटाइए, आलोक का अगर है तो चैप्टर आपको 1 निकालना होगा। जी हाँ, फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट चैप्टर को डील करेंगे पार्ट 1। इसका 2 पार्ट आपको बनाए हैं। यह पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट में देखिएगा। 2 पार्ट में ही जैव प्रक्रम बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किए हैं। जी हाँ, और बायो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, पूरी अच्छी तरह से बायोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको शर्म नहीं आना चाहिए, यानी आप बेशर्म होकर ही पढ़ें। ठीक है, और मैं बेशर्म होकर ही पढ़ाऊंगा, तभी आप वीडियो देखें। जी हाँ, बायो पढ़ने का मतलब क्या है कि हर अंग के बारे में, जी हाँ, खुलकर बताना, तभी बायो समझ में आएगा आपको, तभी आपको बायोलॉजी समझ में आएगा, अर्थात आपको बायो नहीं समझ के आएगा जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। बायो से एकदम कमजोर यानी मानो कि एकदम बेसिक पॉइंट से लेके हम चले हैं। एकदम गारंटी है आपको कि यह वीडियो आप देख लीजिएगा तो पसंद आपको आना ही आना है, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर चैनल पर आप मेरे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर सब अच्छा लगता है और भी अच्छा लगता है तो शेयर भी जरूर किया कीजिएगा। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्न हम यहाँ पर क्या उठाए हैं? सजीव। सजीव को हम लोग जैव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव। बचपन में हम बहुत पढ़े हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। आप भी पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बचपन में कि सजीव किसे कहते हैं बउआ, उसी को इंग्लिश में हम लोग लिविंग कहते हैं। ये बताओ सजीव किसे कहते हैं, या लिविंग क्या है, या जैव क्या है? तो क्या बताइएगा कि सजीव वह पदार्थ है, सजीव वह कहलाता है जिसमें क्या होना चाहिए? जान होना चाहिए, तो उसे सजीव कहते हैं। अब बताइए जान किस में होता है? आदमी में होता है, कुत्ता में होता है, बिलाई में होता है, बस यही लिख दिए। एग्जाम्पल में कुत्ता, आदमी, बिलाई, इटीसी यानी इत्यादि और भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन, निर्जीव। निर्जीव का मतलब क्या हुआ? अजैव। निर्जीव का मतलब अजैव, यानी इसके अगर इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो नॉन लिविंग। जी हाँ, नॉन लिविंग किसे कहते हैं, यानी निर्जीव किसे कहेंगे? तो एकदम आसान परिभाषा में व्यक्त कर रहे हैं आपको कि निर्जीव वह पदार्थ है जिसमें जान नहीं होता हो, यानी नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन लिविंग यानी निर्जीव कहते हैं। जैसे टेबल है, कुर्सी है, पंखा है, तो इस सब में आपको क्या जान होता है? जिसमें जान नहीं है तो उसे हम लोग मार देंगे। क्या मार देंगे? निर्जीव यानी अजैव मार देंगे। अगला आप क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर आपको बताए थे कि चैप्टर हम फर्स्ट चैप्टर चल रहे हैं जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में हम सबसे पहले हमको टॉपिक आया पोषण। क्या चीज का पढ़ेंगे? पोषण के बारे में, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशन यानी पोषण किसे कहते हैं उसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, तो वह पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब क्या हुआ कि अगर वह विधि, देखिए ध्यान से, अब इस पर हम डिस्कस करेंगे कि वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करके, यानी आदमी अपना लाइफ में, ठीक है, आदमी, जानवर, जो भी आप ले लीजिए, जो खाता हो आराम से ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके हम लोग क्या करते हैं? देखिए, उसका ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं,
तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा कि आदमी जो खाया, आम भाषा में समझिए, आदमी जो खाया और खा के आराम से वह पेट में रखकर उसका उपयोग कर लिया या पच गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे, या आम भाषा में आपका हो गया। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं, अब देखिए स्वपोषी, जिसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण, उसको एक नाम और कहते हैं स्वपोषण। दूसरा इसको इंग्लिश में कहते हैं आइट्रोफिक न्यूट्रिशन। दूसरा इसका आपका हो गया पर पोषण या तो विषम पोषी पोषण। पर पोषण बोलिए नहीं तो विषम पोषी पोषण कहिए। तब यहां पर बात आता है कि स्वपोषी पोषण कहते हैं किसे हैं, तो देखिए वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी पोषण कहेंगे। कोई प्रॉब्लम, स्वपोषी पोषण अगर आपका एग्जाम में, मान लो आपको एग्जाम में आ गया कि स्वपोषी कहते कैसे, तो कैसे बनाइएगा, तो स्वपोषी कहेंगे कि वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी भी जीव पर आश्रित नहीं हो। आश्रित का मतलब क्या हुआ कि डिपेंड नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी के जीव पर यानी डिपेंड यानी आश्रित नहीं रहता हो, तो उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे देखिए हरे पेड़ पौधे किसी पर आश्रित नहीं रहते, यानी किसी पर अन्य जीवों पर डिपेंड नहीं रहता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अन्य जीवों पर डिपेंड नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधे आप मान लीजिए, ठीक है, तो स्वपोषी आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। अब वो अपना भोजन कैसे बना लेता है, उसके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, बस थोड़ा ही देरी में आपको हम बताने वाले हैं, बस आप वीडियो पर बने रहे। अगला क्वेश्चन आपको क्या हो गया, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, तो वह पोषण जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता है, तो उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब आप समझिए कि वह पोषण जिसमें जीव भोजन यानी आप समझ गए, हर इंसान को, हर जीव को भोजन चाहिए। अगर यह पेट नहीं होता तो आदमी का इतना करने का कोई काम ही नहीं होता। हर आदमी मगन से जो चाह रहा है वो कर रहा है, खा रहा है, तो आदमी मतलब मान लो कि पेट नहीं है तो जहाँ आदमी सोया हुआ है तो वो आराम से सोया हुआ है, ठीक है। जो आदमी को मतलब कोई कार्य ही नहीं करना पड़ता जब इंसान का अगर पेट नहीं होता, तो क्या यह बात सही है। तो अब हम लोग पेट ही के चलते, तो हम लोग भोजन के ही चलते क्या करते हैं, कोई उच्च नौकरी करता है, ठीक है, कोई मजदूरी ही रह जाता है, कोई बिजनेस कर देता है, कोई व्यवसाय अच्छा कर लेता है, तो हम लोग किसके चलते करते हैं, भोजन के चलते, याद रखना है। तो अब यहाँ पर बात करता है क्या कि वह भोजन जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहता हो, तो उसे हम लोग विषम पोषण, यानी हम लोग जैसे देखिए हम लोग किस पर डिपेंड रहते हैं, अनाज पर। अनाज यानी मान लेते हैं कि एक गेहूं लेते हैं, तो गेहूं अगर लेते हैं तो गेहूं का जो पौधा निकलता है वह भी तो जान होता है ना उसमें, तभी तो वो पौधा निकला, ठीक है। तो उसको इंसान क्या कर लेता है, खा जाता है, खाता है कि नहीं। अगर छोड़ो हटाओ, दूसरा डिफिनेशन से समझते हैं, दूसरा हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इंसान को मीट खाने का मन करता है, तो किसको मार देता है, खस्सी को काट देता है, उसके बाद बकरी को काट देता है, उसके बाद फिर खस्सी समझते हैं ना, खस्सी बकरा को कहा जाता है, हम लोग खस्सी इसको बुलाया जाते हैं आम भाषा में, या तो मुर्गा को खा जाता है, या तो मछली को खा जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने जिंदा रहने के लिए, हमारे अपना स्वास्थ्य रखने के लिए हम दूसरों को मार रहे हैं, दूसरा जीव को क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, और उसको हम लोग खा जाते हैं। चाइना वाला तो साला एकदम बेवकूफ़ वाला आदमी है, एकदम मतलब उसको ना वो आदमी वहाँ का है ना, ऐसे नहीं मरा कोरोना से वहाँ बहुत सारा आदमी, ठीक है, मरा वहाँ का आदमी, समझे। चाइना वाला एकदम जो है एकदम मर जाए ना, उसको धरती पर मतलब इंसान में उसको जन्म में नहीं लेना चाहिए था, साला सबको मार देगा, वैसा ऐसा आदमी है, वह साला सब खा जाता है, ठीक है। चाइना वाला आदमी जो है ना हर चीज़ खा जाता है, उसको जो चीज़ दे दीजिएगा जिंदा खा जाता है। हम कितना वीडियो देखे हैं चाइना वाला को कि जिंदा का, जैसे जिंदा चूहा का बच्चा खा जाता है, और बड़ी चाव से देखता है, बोलता वाह, बहुत उसका जो चेहरा रहता है ना देखने लायक रहता है। साला उन लोग का राक्षस में जन्म लेना चाहिए था, उन लोग का तो मुंह से गाली निकलता, क्या बतावे, छोड़ो हटा। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो समझ गए कि विषम पोषण किसे कहते हैं, विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए विषम पोषी के काइंड भी होता है, ठीक है, कि विषम पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विषम पोषण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं, एक होता है परजीवी पोषण, ठीक है, दूसरा आपका हो गया मितजीवी पोषण, और तीसरा जो हो गया आपका प्राणी संपोषण, ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखना है गाइस कि विषम पोषण 3 प्रकार के कौन कौन होता है, परजीवी पोषण, दूसरा होता है मितजीवी पोषण, और जो तीसरा टॉपिक आपको बताए हैं प्राणी संपोषण। तो अब यहां पर बात समझते हैं कि परजीवी पोषण है क्या।
क्या अब हम समझ रहे हैं परजीवी पोषण के बारे में समझ रहे हैं। इसका डिफिनेशन देखिए कैसे निकालेंगे या कैसे नोट करेंगे। परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहकर उसे बिना मारे हुए उससे भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। आखिर मेरा कहने का मतलब क्या है, डिफिनेशन का मतलब क्या है, कह रहे हैं क्या कि वह, ध्यान से समझिएगा, वह पोषण जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर के अंदर, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं, मालूम है, यानी पेट में कीड़ा भी है, बहुत सारे बैक्टीरिया भी है हमारे पेट के अंदर, और वह क्या करता है, इंसान को बिना मतलब कोई तकलीफ नहीं पहुंचाता है और उसको भोजन मिल जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग खाते हैं, हम लोग खाने को तो हम लोग खा जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोग निगल जाते हैं, जैसे चावल, कितना चावल देखते हैं ना। अब आप लोग को कैसे पता चलेगा, जब आप मतलब मान लो कि किसी का तबीयत खराब होता है और वह जब वोमिटिंग करेगा ना तो देखिएगा चावल पूरा निकल गया, बाहर निकल जाता है, या रोटी खाया तो रोटी देखिएगा मतलब सही से चबाया नहीं, तो अब उसको चबाया नहीं, या तो जो हम लोग खाएं अब पेट के अंदर जो गया तो वह उसको चबाने का काम क्या करता है, यानी पचाने का कार्य क्या करता है, तो अंदर क्या रहता है, छोटे छोटे कीड़ा रहता है, उसको खाता है, वह कुटुर कुटुर करके खा जाएगा, कीड़ा को खाता है, और खाने के बाद वह उसका पेट भर जाता है, लेकिन वह इंसान को कभी भी कुछ नहीं पहुंचाता। याद रखिएगा, इंसान को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी पोषण। या तो एक और समझिए, ये तो शरीर के अंदर में था, अब जैसे समझिए कि शरीर के बाहर में भी, जैसे अब यहाँ पर देखिए शरीर के बाहर में एक जू जिसे हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, ढिल्ला कहते हैं ना, माथा में रहता है ढिल्ला, उसको ढिल्ला कहते हैं। तो ढिल्ला रहता है तो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाया नहीं, पहुंचाया है, वो अपना सिर पे भोजन प्राप्त कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परजीवी के श्रेणी में रखा गया है, या परजीवी पोषण कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब देखिए मितजीवी, हमारे लाइफ में मितजीवी का बहुत बड़ा मतलब मानिए कि यह एक तरह का मतलब नायक है हमारे लाइफ में। ठीक है, मितजीवी पोषण का बहुत बड़ा रोल है। कैसे है वो देखिए, मितजीवी किसे कहते हैं समझिएगा। मितजीवी अपना भोजन मितजीवों के शरीर तथा सरे कार्बनिक प्राप्त करते हैं, यानी कार्बनिक से प्राप्त करते हैं, तो उसे मितजीवी पोषण कहते हैं। अब समझिए मितजीवी पोषण किसे कहते हैं। मितजीवी अपना भोजन मितजीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक से प्राप्त करते हैं, तो उसे मितजीवी कहते हैं। अब समझिए कि अगर मितजीवी नहीं होता ना, तो आज हमारे मतलब वातावरण में जो अभी हम श्वास ले रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम श्वास नहीं लेते हैं, मास्क लगा के, या तो आपका चेहरा एकदम मतलब नाक जो था ना, नाक समझिए कि आपका दंग हो जाता। दंग क्या हो जाता कि मान लो कि कोई मारकर फेंक दिया आपके बगल में, ठीक है, कोई जीव को, कोई पशु को, कोई पक्षी को कोई मारकर फेंक दिया, और फेंकने के बाद क्या हुआ, वह क्या देता है, जैसे देखते हैं ना सर जाता है ना, या तो गड़ जाता है, या अब वह क्या हुआ कि सड़ने के बाद देखते हैं बदबू देने लगता है, देता है कि नहीं, तो आप देखते हैं तो देता है, तो अब उसको क्या करता है, अब वह अगर मानो कि अगर मितजीवी नहीं होता, यानी मितजीवी जीवाणु नहीं होता, तो उसको खाने वाला कोई नहीं होता, और उसको खाने वाला अगर कोई नहीं होता, तो अब क्या होता कि वह जब तक यानी गलते रहता या सड़ते रहता, जब तक बदबू दे देता, जब तक उसका पूरा तरह से मतलब सड़ नहीं जाता, यानी पूरा तरह से वह बॉडी उसका मिट्टी में ना मिल जाता, तब तक वह देता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अब सड़े हुए, अब देखिए मरे हुए या तो सड़े हुए लोग मतलब जीव को खाता है, बहुत सारे पशु या पक्षी खाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मितजीवी पोषण। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि मरे हुए चीज़ को खाने वाला कौन कौन, जैसे हो गया फफूंदी, क्या हो गया, फफूंदी हो गया, कवक हो गया। जैसे कवक का फफूंदी, आप समझ रहे होंगे कि कवक का फफूंदी कैसे है, तो यह रहता होगा छत्ता के आकार का जैसा रहता है। किसके आकार जैसा रहता है, छत्ता के आकार की जैसा रहता है। तो वह क्या करता है कि मरे हुए चीज़ों को खा लेता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अपना भोजन यानी मितजीवी अपना भोजन मितजीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक से प्राप्त करता है, तो उसे मितजीवी पोषण कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपको है, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं। जी हाँ, प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, इसके समझिए आप। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतर्ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। जैसे अमीमा मानव। अब जैसे देखिए, अब कहने का मतलब क्या है कि इंसान खाना खाया और उसको क्या किया, पेट में रखा, तो पेट में रखा आदमी खाया, तो कौन भोजन कहाँ कितना समय तक रहा,
या मानव श्वसन तंत्र में हम आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा पार्ट बताएंगे कि मानव मुख से खाया, कहाँ गया, वह कितना देरी तक रखा, अगला भोजन वह कहाँ ट्रांसफर किया, वह कितना देरी तक रखा। बस यही तो है। क्या बोला है? अंतर्ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समपोषी भोजन। जैसे हम खाते हैं अनाज, ठीक है, खा लेते हैं और पाचन कहाँ हुआ? पूरा तरह पेट में हुआ, पाचन से हम लोग ऊर्जा मिला ना जी, तो उसे को हम लोग क्या कहेंगे? प्राणिसम। तो अब पाचन कैसे होता है? प्रश्न यहाँ पर ही आता है कि अगर कोई पूछे पाचन होता है कैसे बॉडी में, तो इसके लिए हम मानव श्वसन तंत्र जब पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि पाचन कैसे होता है। तो बस ये आगे ही आपको बताने वाले हैं। तो इतना आपका प्राणी संपोषण। तो अभी तक अगर आप इसको लाइक नहीं किए, अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो कृपया करके कर लें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं बारे में कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। जो अभी थोड़ा देरी पहले ही हम आपको बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बस आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बस यही समझिए, प्रकाश संश्लेषण का चर्चा अब इसमें करते हैं कैसे। सो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। है तो बहुत छोटा सा पॉइंट लेकिन बहुत मजेदार पॉइंट है। जी हाँ, है पॉइंट छोटा लेकिन बहुत मजेदार पॉइंट है। फिर से समझिएगा कि जिस क्रिया द्वारा पौधे कार्बनिक भोजन का निर्माण करते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप तो समझ गए, सॉरी तो पूरा समझ गए, लेकिन यह नहीं समझ में आया कि कार्बनिक भोजन, ठीक है, कार्बनिक भोजन है क्या। जैसे हम जानते हैं कि पोषण 3 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं ना, तो उसी प्रकार भोजन कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए समझते हैं, सही से समझिएगा। भोजन देखिए, भोजन 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कार्बनिक भोजन और दूसरा होते हैं अकार्बनिक भोजन। तो कार्बनिक भोजन किसे कहते हैं? तो पौधे स्वयं निर्माण करते हैं, यानी कार्बनिक भोजन किसे कहते हैं? तो पौधा, वैसा पौधा जो स्वयं निर्माण कर लेता है उसे कार्बनिक पौधे कहते हैं, और यानी कार्बनिक भोजन कहते हैं। और अकार्बनिक भोजन तो जो पौधा जड़ों द्वारा या मिट्टी से प्राप्त करते हैं। किससे? मिट्टी से प्राप्त करते हैं, तो उसे अकार्बनिक भोजन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं? आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पर आप समझ गए होंगे कि यह प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे। तो यानी कार्बनिक भोजन। कार्बनिक भोजन का मतलब हुआ क्या? पौधे जड़ों द्वारा नहीं बल्कि पौधे स्वयं निर्माण करता है, यानी वैसा भोजन जो खुद ही निर्माण कर लेता हो तो उसे कार्बनिक कहते हैं ना, मतलब खुद ही भोजन निर्माण कर लेता है वैसा पौधा, तो उसे हम लोग कार्बनिक भोजन कहते हैं। ध्यान से, तो उसे कार्बनिक। अब देखिए इसका एक और पॉइंट देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों में होती है। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है? तो पौधे के हरे भागों में होती है। तो पौधे के हरे भाग में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यह एक पॉइंट कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसमें होती है। तो आप क्या बताइएगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के हरे भागों में होती है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान समझिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। अब समझ रहे हैं कि कच्ची सामग्री क्या है। मान लो कि आप घर बना रहे हैं, ठीक है, घर बनाते हैं तो घर बनाने में कुछ कच्ची सामग्री लगी जाती है, सामग्री लगता है। सामग्री का मतलब क्या हुआ? सामग्री का मतलब हुआ कि घर बनाने में ईंटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी, छड़, ये सब इत्यादि लगता है ना जी। तो बस उसी प्रकार तो अब इसमें भी बोला है क्या कि कच्ची, तो भोजन बनाने में, यानी भोजन की हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण जब भोजन बनाता है तो उसको कच्ची सामग्री क्या क्या लगता है। तो अब ध्यान से देखिएगा, कच्ची सामग्री क्या लगता है। फर्स्ट में लगता है सूर्य का प्रकाश। किसका? सूर्य का प्रकाश। पॉइंट 2 में आपका है क्लोरोफिल, जिसको हम लोग पर्णहलित के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पर्णहलित का क्या कार्य होता है? तो इसका भी थोड़ा डिफिनेशन समझ तो जाएंगे बारी बारी से। जो पत्तियों में पाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। याद रखिएगा, या तो पर्णहरित। और एक बात याद रखना है कि पत्ती हरा किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। अगर कोई पूछ दे आपसे कि पत्ती हरा किसके कारण होता है तो पर्णहरित बोलिए या तो क्लोरोफिल बोलिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। यानी पॉइंट थर्ड में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 यानी CO2 का मतलब स्थानीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पौधा है वहाँ का वातावरण से प्राप्त करता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग CO2 का मतलब निकाले हैं। और पॉइंट 4 में क्या हो गया, जल। तो यही चारून प्रक्रिया से प्रकाश संश्लेषण के मदद से पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पर्णहरित क्या बोले हैं, हर चीज का डिफिनेशन समझते जाएंगे। पर्णहरित समझिए, पर्णहरित समझिए। देखिए पर्णहरित किसे कहेंगे, इसका भी डिफिनेशन, पत्तियों में जो हरा पदार्थ होते हैं, पत्ती आप देखे होंगे, तो जिसमें हरा पदार्थ होता है उसी को तो ही हम लोग पर्णहरित कहते हैं, और पौधे इसी के कारण हरे होते हैं। कोई डाउट नहीं, पूछा जाएगा पौधे हरे किसके कारण होते हैं, तो किसके बताइएगा, पर्णहरित, या तो पर्णहरित को एक और नाम से जानते हैं जिसको नाम है क्लोरोफिल के कारण। कोई डाउट नहीं, आप समझ गए होंगे, अच्छी तरह समझे होंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। अगला समझिएगा। अब देखिए चलते हैं अगला टॉपिक, रंध्र छिद्र। ये रंध्र छिद्र क्या है, ठीक है। तो देखिए समझिए, पत्तियों के निचली सतह पर, पत्तियों के निचली सतह पर, पत्ती आप देखे होंगे, पत्ती का निचली सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे रंध्र कहते हैं। अब आप कहते होंगे हाँ सर, रंध्र में पत्ती में छिद्र कहाँ होता है, नीचे में। तो हाँ, हमें यह आँख से नजर नहीं आएगा, नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देगा, तो हमें किससे दिखाई देगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करेंगे। किसको, छिद्र को देखने के लिए, ठीक है। आपके शरीर पर, हमारे हाथ पर अभी भी जीवाणु बुल रहे हैं, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। आप अभी जहाँ पेन पकड़े हुए हैं या आप वीडियो देख रहे हैं, आप मोबाइल है, आपका मोबाइल पर भी छोटे छोटे जीवाणु बोल रहे हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। तो अब कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो हमें पता नहीं चलते हैं, इतना सूक्ष्म होते हैं, वह पता कैसे चलेगा, तो वह माइक्रोस्कोप की मदद से पता चलता है, ठीक है। तो उसे अब यहाँ पर देखना है क्या, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पता ही नहीं चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। अब यहाँ आपको पता चलना होगा, आपको देखना होगा, तो माइक्रोस्कोप की मदद से उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्या किए, एक पत्ती का फिगर ले लिए। फिगर थोड़ा मेरा अल्टर है, आप अच्छी तरह से पत्ती का एक फिगर ले लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ हम डायग्राफ की मदद के द्वारा आपसे हम शेयर करने वाले, आपको हम समझाने वाले कहते हैं। द्वार कोशिका है क्या, पत्ती का दोनों साइड को हम लोग द्वार कोशिका कहेंगे, बीच वाला भाग को क्या कहेंगे, रंध्र छिद्र कहेंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट नहीं। अब ध्यान से देखना है कि यह जो दोनों साइड को यानी द्वार कोशिका कहते हैं, दोनों साइड है ना, देखिए दोनों साइड है, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका किसे कहते हैं, तो याद रखना है कि रंध्रों को घेरने वाली कोशिका को, रंध्र, रंध्र मतलब समझ रहे हैं ना, ये देखिए छोटा छोटा जो दिख रहा है ना, ये रंध्र हो गया आपको, ठीक है, आपको दिख रहा है, इसको क्या कहते हैं, रंध्र। तो इसको घेर लिया, दोनों साइड घेरा कि नहीं घेरा, देखिए ये साइड भी घेरा, ये साइड भी घेरा, तो घेरने वाले को कोशिका को क्या कहते हैं, द्वार कोशिका कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान से, द्वार कोशिका यानी जब यह सिकुड़ता है, या जब सिकुड़ेगा ना, तो ये जो छेद आप देख रहे हैं ना, ये जो छिद्र है ना, यह बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। कब, जब यह सिकुड़ जाता है तब। लेकिन जब यही द्वार कोशिका फूलता है, अगर यही द्वार कोशिका, आप देखिए ये जो द्वार कोशिका आप देख रहे हैं दोनों तरफ, ये जब फूलेगा तो यह छिद्र क्या हो जाएगा, खुल जाता है, यानी ये ओपन हो जाता है। याद रखिएगा, कब, जब फूलता है तब। कोई प्रॉब्लम, यहां तक आपको डाउट क्लियर हुआ होगा। अब यहां समझिएगा रंध्र छिद्र। अब रंध्र छिद्र के बारे में बताते हैं कि रंध्र छिद्र का कार्य क्या होता है। देखिए रंध्र छिद्र का दो तरह का कार्य होता है। ऐसे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करना, गैस यानी गैस का आदान प्रदान, जिस तरह से का आदान प्रदान, तो इन लोग भी तो श्वास लेता है ना, कौन, पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। ये सब बात नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वह लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो आप देखिए, तो गैसों का आदान प्रदान करना यानी लेना या छोड़ना, इसी रंध्र छिद्र के कार्य होता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट समझिएगा, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में अधिकांश जल इसी छिद्र द्वारा करता है, यानी निकलता है। ध्यान से समझिएगा, वाष्पोत्सर्जन। अब समझना है क्या कि जब जल ज्यादा मात्रा में ले लेता है, क्या ले लेता है, पत्ती, कभी कभी पत्ती ज्यादा मात्रा में जल उठा लेता है जड़ों के द्वारा। तो जल के जब पत्ती ज्यादा जल उठाता है तो अब वह
पत्तियों से जल कैसे, मतलब अब वह जल बाहर कैसे निकाले, तो जल कैसे बाहर निकालता है, इसी छिद्र के द्वारा। यानी पानी, कभी कभी देखे होंगे कि छिद्र यानी पत्ती से पानी टपकते रहता है, ठीक है। तो पानी कभी कभी टपकता है तो समझ जाइएगा कि वो जो पेड़ पौधे जो हैं वह ज़्यादा पानी आज पी लिया है, यही आम भाषा में आप समझिएगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इसी छिद्र में क्या होता है कि पानी को निकलना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, रंध्र छिद्र कहलाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब हम आशा करते हैं आपसे कि अभी तक आप यह प्रक्रिया पूरा समझ गए होंगे। जय यानी लाइव प्रोसेस के बारे में। यह पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम नेक्स्ट में अपलोड करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कोई नए व्यक्ति हैं और यह आप देख रहे हैं, अभी तक जानकारी नहीं था आपको, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में अब अमीमा के बारे में लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।